नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को ये कहा कि वो दिल्ली और दिल की दूरी जम्मू कश्मीर से जो है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। ये मौका था सर्वदलीय बैठक का, जब प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर बीजेपी, कांग्रेस सहित कश्मीर की मुख्य धारा के जो नेता थे, जो वहाँ की स्थानीय पार्टियाँ हैं, उनके जो नेता थे, उनके साथ बैठक की। अब इस ही बैठक में चर्चा हुई जम्मू कश्मीर में एक बार विधानसभा चुनाव कराने की, परिसीमन की और उसको राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो जम्मू कश्मीर मुद्दे के पूर्व वार्ताकार रह चुके हैं, एम एम अंसारी साहब, और उनसे जानेंगे कि इसका सरकार के साथ साथ जो वहाँ की आम जनता है और कश्मीर के लिए, कश्मीर और कश्मीरियत के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उनसे उसको क्या फ़ायदा होगा, राज्य का दर्जा मिलने से, चुनाव होने से क्या कुछ अब बदलेगा या क्या कुछ बदलने जा रहा है। तो अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मनी कंट्रोल हिंदी पर। सर, सबसे पहला सवाल यही कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल और दिल्ली की दूरी, तो क्या लगता है कि सर मतलब कितना पाठ पाएगी सरकार इसको, दिल और दिल्ली की दूरी को, कश्मीर को लेकर, जो पिछले कई सालों से सरकारें और भी सरकारें कोशिश करती आ रही हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समराइज़ किया। जैसा आपने कहा कि दिल से दूरी और दिल्ली से दूरी ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है, इससे पहले आपको याद होगा कि 2015 में उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को गले लगाने से ही वहाँ की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो इस बात से तो पूरा अंदाज़ा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को को अच्छी तरह से मालूम है कि कश्मीर में शांति के लिए किस तरह की पहल होनी चाहिए और वहाँ क्या दुश्वारियाँ हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए जो एक अच्छा जो कोई मसौदा या कोई प्रपोज़ल होना चाहिए, वो बदकिस्मती से नहीं आया है। पहली बात तो ये कि जो उन्होंने कहा कि दिल्ली से दूरी है, तो दिल्ली से दूरी क्यों है? इसलिए कि वहाँ पे जो एक ऑटोनॉमी दी गई थी 70 सालों से 370 और 35A के हवाले से, वो इन्होंने ख़त्म कर दी। और उससे क्या था कि पहले जो ट्रस्ट डेफिसिट पहले जो बना हुआ था, वो और बढ़ गया। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि दिल से दूरी, तो दिल से दूरी के भी ज़िम्मेदार जो मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। वो इस तरह से कि जिन लीडर्स को कहा कि वो करप्ट हैं और वहाँ परिवारवाद है, और उनको इन्होंने जेल में रखा सालों, और उनके साथ हरेसमेंट हुआ और उनको करप्शन के चार्जेस लगाए, उनको एंटी नेशनल के चार्जेस लगाए, उन्हीं से उन्होंने दोबारा बात की। और बल्कि दूसरे जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं, जिनको अडवाणी साहब और वाजपेयी साहब ने उनको बुलाया, उनके सामने बात की, उनको इन्होंने कोई मौका नहीं दिया उनसे बातचीत करने का। तो मेरा कहने का मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा वो बड़ी अच्छी बात कही, और उससे अंदाज़ा होता है कि उनको कश्मीर की समस्या से वो पूरी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ये भी जानते हैं कि उसको कैसे सुलझाया जा सकता है, लेकिन उस डायरेक्शन में कोई खातिर ख्वाह जो है वो कदम या स्टेप्स या मेजर्स जो है हमें नज़र नहीं आती। अब देखिए, मीटिंग तो कन्वीन हुई और पूरी मीडिया में इसका चर्चा रहा, लेकिन मीटिंग के में क्या एजेंडा था वो कहीं किसी के सामने नहीं था कि क्या बातें होंगी। फिर इसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हुई तो न तो वो गुपकार अलायंस के लोगों ने कोई जॉइंट अपना स्टेटमेंट दिया, बल्कि वो अलग अलग अपने बयानात देते रहे, और सरकार ने भी नहीं दिया। बल्कि अगर हमें कुछ पता चला तो वो भी ट्वीट के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि पहले वहाँ डिलिमिटेशन होगा, हदबंदी की एक्सरसाइज होगी, इसके बाद वहाँ इलेक्शन होगा, और फिर इसके बाद वहाँ पे स्टेटहुड के मामलों को वो तय किया जाएगा। और यही बात ट्वीट के ज़रिए हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा। ये बात अगर ये कहीं एक जॉइंट डिक्लेरेशन में एज ए कंसेंसस आ गई होती तो बड़ी अच्छी बात होती, लेकिन इसके बरक्स, इसके उल्टा जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, पहले स्टेटहुड ज़रूरी है। और डीलिमिटेशन के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया कि शायद डीलिमिटेशन जो करना चाहती है उसमें सरकार की नीयत साफ़ नहीं है, इसलिए कि वो वहाँ पे एक
हिंदू प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ले आने के लिए वहाँ पे जो कंस्टिट्यूंसीज़ की डीलिमिटेशन की जा रही है, और ज़ाहिर है कि 35A हट जाने की वजह से एक और बड़ी शक की गुंजाइश उन्होंने खड़ी कर दी। बल्कि उमर अब्दुल्ला साहब ने तो ये भी कहा कि डीलिमिटेशन के मामले जो है नॉर्थ ईस्ट में और स्टेट्स में हैं, वहाँ तो किया नहीं जा रहा है, लेकिन इनको जल्दी मची हुई है कि जम्मू एंड कश्मीर में ही किया जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो बयानात आए हैं मीटिंग के बाद वो बहुत ही अलग अलग आए हैं। अब मिसेस मुफ्ती महबूबा ने उन्होंने कहा, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि वो जब तक 370 वापस नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अब हुकूमत ने 370 तो हटा दिया, लेकिन इसी तरह के प्रोविज़न हमारे और भी स्टेट्स को 371 के तहत दिए गए हैं, चाहे उसमें नॉर्थ ईस्ट के हों, गोवा के हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। 9 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल पावर्स दी गई हैं, उनको तो नहीं हटाया। तो इससे ये लगता है कि आप एक डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, एक तासुब है एक जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़, जो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे गुस्सा है। तो अब ये कहना कि वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, सरकार ने नया कश्मीर का वादा किया है। अब वो नया कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का वापस जाना भी एक वो शामिल है, लेकिन देखेंगे कि आप इस मीटिंग में किसी भी कश्मीरी बड़े लीडर को वहाँ पे बुलाया नहीं गया, और कुछ भी नहीं कहा गया कि कश्मीर में जो रीसेटलमेंट की बात है वो कहाँ तक होगी, कैसे होगी, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई सुझाव नहीं दिया गया। और हम ये देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारी, उसमें बातचीत तो होना चाहिए और उसमें तमाम डाइवर्जेंट ग्रुप से बात होनी चाहिए जो हुई। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ होता कि जब 370 एब्रोगेट करना ही था तो सरकार के पास 2 रास्ते थे। एक तो ये था कि हमारी पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन जाता और वहाँ की स्टेट असेंबली उसको कंसीडर करती, उसको अप्रूव करती या नहीं करती, या दूसरी सूरत ये थी कि स्टेट असेंबली जो है वहाँ पे इस प्रपोज़ल को ले आती और फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती। ये पहले जितने भी हमारे जो लॉज पास हुए हैं वो इसी तरह से हुए हैं, या तो प्रपोज़ल असेंबली से आया है और हमारी पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है, या हमारे यहाँ से प्रपोज़ल गया, वहाँ की असेंबली ने इसको इंडोर्स किया। लेकिन इस दफ़ा 370 के एब्रोगेट करने में ये प्रोसेस को ताक पे रख दिया गया। जाहिर है कि इससे लोगों को शक शुबा होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि दिल की दूरियां जो है बढ़ रही हैं, तो वो इसी वजह से ये बढ़ रही हैं और इसी वजह से बढ़ी हैं। अब सवाल ये है कि वहाँ कहाँ तक लोग इससे खुश होंगे। तो देखिए वहाँ पे मेन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो टूरिज़म की है। तो पहले 1 साल तो लॉकडाउन में रहे, फिर इसके बाद ये कोरोना पैंडेमिक की लॉकडाउन से तो वो उनको एक डबल मार सहनी पड़ी है। दूसरा ये कहना कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है जम्मू और कश्मीरियों के बीच में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ पे इंटरलॉक्यूटर के हैसियत से काम कर रहा था तो मैंने 11 जो स्टेट प्लान हैं, यानी आप जब से प्लानिंग शुरू हुई अर्ली 50 से, वो हमने एग्ज़ामिन किया और हमने देखा कि जो डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के, चाहे वो एजुकेशन को हो, हेल्थ के हैं, पर कैपिटा इनकम के हैं, या और जो बुनियादी फैसिलिटीज़ हैं और उनको देखा जाए तो हमें तो कहीं नज़र नहीं आया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बल्कि अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखें दोनों जगहों में, तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो प्लेन एरियाज़ हैं, जैसे कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ हैं वो जैसे डोडा हो या आपका लद्दाख में कारगिल या और लेह है, या रजौरी पुंछ के जो एरियाज़ हैं, ये बॉर्डर एरियाज़ हैं, वो बहुत ही डिस्टर्ब रहे हैं। वो टेरेन जो है बहुत मुश्किल है। वहाँ पे अगर आपको रोड भी अगर 1 किलोमीटर बनाना है तो दिल्ली में 1 किलोमीटर बनाने में अगर आपको 1 लाख रुपया खर्च होता है तो वहाँ 10 लाख रुपया खर्च होगा, इसलिए कि वहाँ पे यूनिट कास्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो लेकिन इस तरह की बातें कह दी जाती हैं कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एब्सोल्यूट टर्म में पैसे को देखा जाता है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि एक प्रॉपर व्यू जो है ज़रूर लेना था कि आखिर हमें नया कश्मीर किस तरह से बनाना है, और सिर्फ सेंट्रल ट्रांसफ़र्स की बात नहीं, बल्कि वहाँ पे
जो टूरिज़्म है उसको बहाल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि वहाँ की एक आप समझिए कि 2/3 जो आमदनी है लोगों की वो टूरिज़्म से ही आती है, और वो टूरिज़्म जो है ऑलमोस्ट वहाँ नील है। तो लोगों की बदहाली इससे बढ़ती जा रही है। तो जो नया कश्मीर का जो नारा, जो स्लोगन हमारी सरकार ने दी है, उसके किन पैरामीटर्स के ऊपर काम हुआ है, कहाँ लोगों में बेहतरी आई है, उसके ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा डेवलपमेंट है। अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पे इतना इसका ज़िक्र हुआ है, कंडेमनेशन हुआ है कि कश्मीर में कश्मीरियों का जो है 4G नेट भी उनके पास नहीं था, एजुकेशन जो है बहुत डिस्टर्ब रहा, हेल्थ सेक्टर तो बहुत बर्बाद हुआ ही, लोगों की आमदनी गिरी। बल्कि इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जो बुनियादी जो फैसिलिटी है आज के दौर में इंटरनेट की, 4G की, आपके मीडिया के लोगों को इससे बड़ी दिक्कत दुश्वारी हुई रिपोर्टिंग करने में। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हमारी जो यहाँ की जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी कहती रही हैं कि उनके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस मीटिंग में भी निकल कर आई कि वहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि पिछले 70 सालों में अगर देखा जाए कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ क्या हो रहा है, तो मैं यही देखता हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ दिल्ली में, यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते रहे हैं, बाय एंड लार्ज रिगिंग के केसेस बहुत कम होते हैं, उस तरह का इलेक्शन कभी नहीं हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आप देखें तो जम्मू एंड कश्मीर ही एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गवर्नर्स रूल रहे हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करके वो चाहती है कि वहाँ पे कुछ ऐसे काम करें या वहाँ पे अपने सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करें, और इस सिलसिले में वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो पाते। बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि वहाँ पे अगर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप देखें तो आर्मी स्कूल चलाती है, आर्मी हॉस्पिटल चलाती है। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकल बॉडीज़ हैं, वो उनकी ज़िम्मेदारी है एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को देने की या हेल्थ फैसिलिटीज़ को देने की। उसमें आर्मी का ये काम नहीं है कि ये काम आकर के लोगों के घर में बिजली पानी के प्रॉब्लम्स को ये हल करें, जो वो वहाँ पे नहीं होता। जबकि इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि वहाँ पे लोकल व्यवस्था ठीक नहीं है, इस वजह से आर्मी ऐसा कर रही है। मैं समझता हूँ कि लोगों को अगर एम्पावर्ड करना है, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर्ड करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहीं के लोगों को आप एम्पावर कीजिए कि ताकि वो एजुकेशन, हेल्थ, पानी, बिजली वगैरह की तमाम फैसिलिटीज़ को वो वहाँ पे प्रोवाइड करें। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग जो जिसका आपने ज़िक्र किया, ये बड़ी अच्छी बात है। उसमें जो मेन मुद्दे भी हैं, दिल्ली से दूरी और दिल से दूरी बहुत अच्छी की गई है। लेकिन जैसा महबूबा मुफ्ती साहब ने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, जो अब तक नहीं है कि आखिर नया कश्मीर बनाने के लिए हमें क्या कुछ करना है और हमारे पास क्या स्टेप्स हैं। अब मसलन वहाँ पे हदबंदी की बात हो रही है, डिलिमिटेशन की, ये कब तक कंक्लूड होगा कुछ पता नहीं है। दूसरा ये कि इसके बाद इलेक्शंस होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, उसका भी कोई हम डेट लाइन दे सकते हैं, या स्टेटहुड की क्या कंडीशन होगी, कैसे होगा। ये मैं समझता हूँ कि ये इशू जो है वो प्रोलॉन्ग होता जा रहा है, और अगले चंद महीनों में 4-5 स्टेट्स में इलेक्शंस होने हैं। इसके बाद हमारा नेशनल इलेक्शन होगा, वहाँ पे ये मुद्दा बार बार ये उठाया जाएगा, इसलिए कि बहुत सारी जो हमारी ओपोजिशन पार्टीज़ हैं वो जो भी सरकार कश्मीर में किया है उससे वो इत्तफाक नहीं करती। और एक ये भी बात है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब दिल की दूरी की बात करते हैं तो ये भी महसूस करते हैं कि ये जो मीटिंग हुई है उन्होंने अपने दिल से नहीं किया जी। ये सब कह रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल प्रेशर में हुआ है, इसलिए कि जो नया एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में आया है उन्होंने हमेशा से ही इस बात को महसूस किया कि कश्मीर में जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जिस तरह की डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और उनके प्रेशर में यूएई मीडिएशन भी शुरू हुआ, जिससे कि इंडिया और पाकिस्तान जो है आपस में बात कर रही हैं। उसी के सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ये भी एक मीटिंग हुई है। अब इसके नतीजे क्या हैं हमें तो समझ में नहीं आता, सिवाय इसके कि एक फ़ोटो ऑप अपॉर्चुनिटी मिली, इसलिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को अक्टूबर में यूएस में जाना है। यूएस में
ज़ाहिर है वहाँ पे वर्ल्ड के तमाम लीडर से और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेसिडेंट वगैरह से मिले तो कम से कम कुछ चीज़ें तो हैं दिखाने के लिए कि देखिए इस पूरे रीजन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भारत एक कोशिश कर रही है। अब हिंदुस्तान की भी एक लिमिटेशंस ये हैं कि हमारे यहाँ जो बॉर्डर इशू हैं, इंडिया चाइना एक अलग वो है, इंडिया पाकिस्तान एक अलग इशू है जिसके ऊपर कोशिश हो रही है बातचीत करने की। फिर इसके साथ साथ भारत जो है वो तालिबान से भी बात कर रहा है। तो यहाँ हमें कुछ समझ में आता है कि शायद हमारी एक्सटर्नल फॉरेन जो पॉलिसी है वो क्लियर बिल्कुल नहीं है कि आखिर हम किस तरह से परसू कर रहे हैं। यही वही तालिबान हैं जिन्होंने 814 के जो हाईजैकिंग में उन्होंने जो मिलिटेंट्स हैं उनकी मदद की थी, वो उन्होंने किसी भी तरह की हमारी मदद नहीं की। अब आज हम किस तरह की मदद उनसे लेना चाहते हैं? जब पाकिस्तान से बात आती है तो हम उस पर बात नहीं करना चाहते। देखिए जो एलओसी है एक लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये एक फाइनल बॉर्डर के शक्ल में इसको कन्वर्ट होना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों बातचीत के ज़रिए इसको सुलझाने। और हमारे पास एक मिसाल है बांग्लादेश की। बांग्लादेश का भी ऐसे ही था, जो ईस्ट पाकिस्तान था, बॉर्डर इशू जो है सेटल नहीं था। बहुत सारे जो आइलैंड्स पे लोग रहते थे वो नो मैन लैंड में रहते थे। बड़ी कोशिश की गई कि तो वो फाइनल हुआ और बहुत सारे आइलैंड्स जो टापू थे वहाँ पे हमने वापस किया और बहुत सारे इनक्लेव्स को हमने वापस लिया, लोगों को मौका दिया। दोबारा जो बांग्लादेश जाना चाहते हैं बांग्लादेश गए, जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं वो हिंदुस्तान में आए। तो कहने का मतलब इस तरह की चीज़ें गिव एंड टेक लेकर हमने किया है। हमारे साथ मिसाल है और वो सिग्नेटरी जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हैं, इन्होंने किया है। तो इस तरह की पहल जो है हमारे यहाँ पे वेस्टर्न बॉर्डर पे भी होना चाहिए ताकि इस तरह का हम ये हमेशा से ये हम इशू को फाइनलाइज कर लें। अब ये कहना कि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है, मेरा मानना है कि ये बातें तो कहने के लिए हैं, लेकिन अगर वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है तो एलओसी के दोनों तरफ इंडिया और पाकिस्तान में यूएन ऑब्जर्वर्स क्यों बैठे हुए हैं? दे आर वॉचिंग इट। दूसरा ये कि हम ये भी कहते हैं कि पीओके हमारा है। अगर हमारा है तो 65 की वार में और 71 की वार में जो हमारी फोर्सेस ने पीओके का एरिया कैप्चर किया था उसको वापस क्यों किया गया? तो इसका मतलब ये कि वो डिस्प्यूटेड है, इंटरनेशनल इशू है। और जब ये 370 एब्रोगेट हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो उसमें हमारे एमपीज़ को सरकार ने परमिशन नहीं दी कि वो कश्मीर में जाएं, बल्कि यूरोपियन यूनियन से बाहर के लोगों को बुला करके उनको विज़िट कराया। और तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो उससे हमें पूरा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाता है और हमें ये बताया जाता है कि शायद हमारे पास कोई कश्मीर पॉलिसी नहीं है और कोई कंसिस्टेंसी नहीं है किसी भी काम करने की, किसी भी अप्रोच को हमें रिज़ॉल्व करने की। तो मैं आखिर में यही मैं कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी बात है कही है और आइडेंटिफाई किया है कि कश्मीरियों को गले लगाने से होगा, लेकिन गले लगाने के लिए जो मेजर्स, जो इक़दामात जो होने चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, वो लिए जाने चाहिए, जो नहीं लिए जाने जा रहे हैं, बल्कि वो दूरियां और बढ़ाई जा रही हैं। और उनको डिमोनाइज करके, उनको इंसल्ट करके, हरास करके, जेलों में डाल करके मैं नहीं समझता कि हम किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम में, किसी भी जमहूरियत सिस्टम में, डेमोक्रेसी में वो हल कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि अगर हमें कश्मीरियों को अपने साथ रखना है तो कश्मीरियों की मर्ज़ी से, उनकी राय जानते हुए हमें एक कंसेंसस बेस्ड पॉलिसी इवॉल्व करनी होगी। तभी जाकर के हम उनका दिल जीत पाएंगे, तभी जाकर के हम एक सही मानों में कहेंगे कि कश्मीर हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट है। वरना लोग वहाँ मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छा सोचते हैं। और उसकी वजह यह है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कर रहे हैं कि दिल्ली से दूरियां हैं और दिल से दूरियां हैं, तो अब बचा ही क्या है? हाँ, लेकिन अब सवाल ये पूछना चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, या उनको खुद जवाब देना चाहिए कि ये दिल्ली की दूरियां और दिल की दूरियों को कम करने के लिए उन्होंने अब तक क्या किया है या क्या करने जा रहे हैं। और इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि कश्मीरी पंडितों का हमेशा से बहुत बड़ा रोल रहा है और इन्होंने बारहा वादा किया है कि उनको रीसेटल किया जाएगा। और ये पूरी मसले का, कश्मीर इशू का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उनको रीसेटल के लिए जो कुछ ज़रूरी होना चाहिए वो करना चाहिए और बहुत जल्द से जल्द करें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। सर,
अब जैसे आपने बात उठाई, मतलब सारी आपने एक पूरा कंक्लूज़न अपना दिया पूरे एक-एक पॉइंट पर। अभी जो एक बात है, जैसे परिसीमन की बात चल रही है कि पहले प्रधानमंत्री ने भी कहा बैठक में कि पहले परिसीमन होगा, फिर उसके बाद चुनाव होंगे और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा पे मतलब जो भी होगा आगे फैसला लिया जाएगा। तो सर सवाल ये है कि मतलब क्या बिना परिसीमन के वहाँ चुनाव संभव है या नहीं? देखिए, बिना हदबंदी के, बिना डिलिमिटेशन के चुनाव अगर होगा तो जो हमारी पुरानी कंस्टिट्यूएंसीज हैं उसी बेसिस पे होगा, जो ये सरकार करना नहीं चाहती। अब सरकार ने जो किया है वो ये कि अब वहाँ पे कुछ वो लोग थे जो लोकल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, अब वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनका पर्पज़ ये है कि हाँ, कि जम्मू एरियाज़ में पॉपुलेशन की बेसिस पे और एरिया की बेसिस पे उनकी सीटों को बढ़ाया जाए। तो उससे क्या होगा कि ये असल में बहुत ही कम्युनल अप्रोच लेकर के चल रहे हैं कि वहाँ ये सोचते हैं कि कश्मीर रीजन से जो ज़्यादातर जो इलेक्ट होकर के आते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हैं, वो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, मुस्लिम रिलीजियस उनका बैकग्राउंड है, वो यहाँ से ये हिंदू बैकग्राउंड के लोगों को ले आना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर को एक कम्युनल पोलराइजेशन की नज़र से देखते हैं, इसलिए ये समझते हैं कि ये डीलिमिटेशन का करना बहुत ज़रूरी है ताकि इससे इनकी सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन इशू एक और यहाँ पे आएगा कि अगर ये सीटें बढ़ाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि एक वहाँ पे बीजेपी का या किसी पार्टी का एक हिंदू चीफ मिनिस्टर होगा, तो वो लोगों की दिल शिकनी जो है, दिल वैसे ही जलेगा जैसे आज हो रहा है कि कश्मीर में वहाँ पे एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होता है तो जम्मू में ये प्रॉब्लम है। अगर आप हिंदू एक चीफ मिनिस्टर ले आते हैं तो जाहिर है वहाँ पे यही प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रह जाती है। बेहतर तो ये होता, जैसे पिछली दफ़ा हुआ है कि महबूबा मुफ्ती जब वो चीफ मिनिस्टर थी तो वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो बीजेपी के थे। ये दूसरा ये हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर इनका हो, डिप्टी वहाँ दूसरा हो, तो इस तरह के अरेंजमेंट्स तो हो सकते हैं। लेकिन आप टोटल अगर आप ये करें कि हम एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर को नाफिज करें या हिंदू को नाफिज करें और कम्युनल वो से नज़र से आप देखेंगे तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। मैं आपको ये बताऊं कि कश्मीर में अगर पॉपुलेशन 95% अगर मुस्लिम पॉपुलेशन है तो जम्मू रीजन में भी लगभग 65 to 70% हिंदू पॉपुलेशन है और 30-35% जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू रीजन में, उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम मेजॉरिटी है और 5 में हिंदू मेजॉरिटी है। और वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी जो है वो 2-2, 3-3% से है। यानी अगर कहीं पे 49% मुस्लिम है तो 51% हिंदू हैं, या इसके उल्टा जो है आप ये देखेंगे कि कहीं 45% मुस्लिम है तो 55%, तो बहुत ही मार्जिन है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो मामले बड़े कम्प्लेक्स हैं और ये हमारी सोच है। वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे लोगों में अगर आप बात करें तो लोग इतने मिलजुल के रहते हैं, इतनी भाईचारगी है, इतनी वो है कि बल्कि उनके सामने जाकर ये बातें करें तो शर्म आती है कि वो तो आपस में इतने मिलजुल करके अड़ोस पड़ोस की तरह रहते हैं, उनमें इतनी मिलत है और हम यहाँ बैठ कर के हिंदू मुस्लिम की खिचड़ी पकाते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है जो यहाँ से अगर सेंटर करती है तो वहाँ पे लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। तो आपका ये जो सवाल है कि क्या भी डिलिमिटेशन के, तो ये तो सरकार ने पहले से फैसला लिया है कि अब डिलिमिटेशन वहाँ होगा। लेकिन अब वो बड़ी दिक्कत आएगी कि पीओके के जो 24 सीट्स हैं जो रिज़र्व हैं उसको आप कैसे ट्रीट करने जा रहे हैं। अगर आप ये कहें कि वहाँ के लिए कोई रिज़र्व नहीं होगी तो इसका मतलब ये कि आपने सोच लिया कि हमने वो पाकिस्तान को छोड़ दिया। और अगर आपने उसमें अगर कुछ सीट्स अब भी रिज़र्व रखी है तो इसका मतलब ये कि ये मामला जो है अब भी वैसे ही लटका रहेगा जैसे 70 सालों से लटका हुआ है। हमारा रिजोल्यूशन है पार्लियामेंट का कि पीओके हमारा है, हम उसको हासिल करके रहेंगे। लेकिन बार बार जब हमारी लड़ाई हुई 65 में और 70 में तो वो जो हमारी फोर्सेस ने हासिल किया था वो भी आपने वापस कर दिया। तो आप कब करेंगे ये? तो दैट मीन्स दैट वी आर नॉट इंक्लाइंड टू रिजॉल्व JNK इशू।
आप समझ में, अगर हमें रिजॉल्व करना है तो हमें ये बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करना होगा और फिर हमें यूएन को बताना होगा कि हमने ये समझौता कर लिया है, इसको रिजॉल्व कर लिया है, और वो फिर अपने ऑब्जर्वर्स को यहाँ से हमें से वो हटा देंगे। तो डीलिमिटेशन तो ये होना है। डीलिमिटेशन के बाद अब फॉरेन ये स्टेटहुड दे दें, इसके बाद इलेक्शन करें। दोनों मैं समझता हूँ कि जो आइडियोलॉजिकल जो गैप है दोनों में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ने कहा वो ये कहा कि डीलिमिटेशन होगा, इलेक्शन होगा, इसके बाद स्टेटहुड होगा। अब वहाँ के लोग यानी गुपकार अलायंस के जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप डीलिमिटेशन तो ज़रूर कीजिए लेकिन इसके साथ हमें स्टेटहुड दीजिए, इसके बाद इलेक्शन दीजिए। तो इसका मतलब ये कि जो हमारी जो मीटिंग हुई उसमें कोई कंसेंसस इवॉल्व नहीं हुआ। हम वहीं पे हैं खड़े जहाँ पे पहले थे और अब भी सरकार अपनी मनमानी करे जा रही है। अब धीरे धीरे ये इलेक्शन जो स्टेट्स की आएंगी, इसके बाद अब 2024 की इलेक्शन आएगी तो उसमें ये फिर जाकर के मुद्दा ये खड़ा होगा। और आपको मालूम है कि कुछ हमारी पार्टीज़ ने पहले से कर रखा है कि हम ऑटोनॉमी किसी न किसी शक्ल में बहाल करेंगे। वो 370 नहीं होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा कोई भी बेनिफिट किसी भी सूबे को, किसी भी राज्य को दे दिया, कुछ लोगों को दे दिया, आप वो बेनिफिट नहीं ले सकते। बेनिफिट्स को और बढ़ा तो सकते हैं। आप अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो आप और उसको बेनिफिट तो दे सकते हैं, लेकिन किसी का दी हुई बेनिफिट को आप छीन नहीं सकते। और वो भी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है, इकोनॉमिक ऑटोनॉमी है, और वो भी ऑन कम्युनल ग्राउंड्स। तो ये जो एलिगेशन जो मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये है वो ये कि हर इशू को इन्होंने कम्युनली इसको सोचा है और इंडियन इलेक्टोरेट को पोलराइज करने की जो कोशिश की है उसका कंडेमनेशन थ्रू आउट हुआ है और होता रहेगा। और मैं समझता हूँ कि ये अप्रोच जम्मू एंड कश्मीर में बिल्कुल काम नहीं करेगी। मैं एक अपने टीचर से मैंने एक बात सुनी थी कि जब एक्सेशन हुआ कश्मीर का तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू से किसी ने पूछा कि भाई हिंदुस्तान जो है एक बहुत बड़ा देश है, रिलीजियस देश है, बहुत तरह की रिलीजियस ग्रुप्स रहती हैं, आप यहाँ पे जमहूरियत, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ले आना चाहते हैं, आप कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बहुत अच्छी मिसाल है, और उन्होंने मिसाल कश्मीर की दी कि कश्मीर में जहाँ पे जिसके बारे में हमारे वाजपेयी साहब ने कहा कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, ये बातें तो ये वहाँ का मॉडल ले आना चाहते थे कि वहाँ देखिए हिंदू मुसलमान किस तरह से रहते हैं, चाहे वो जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है। और अलग अलग में अगर आप देखें लद्दाख में तो लेह में मेजॉरिटी बुद्धिस्ट है, कारगिल में मेजॉरिटी मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम शिया है, और जम्मू में आप देखें मेजॉरिटी हिंदू हैं और वो हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है, हुआ है। अब उसको इन्होंने बहुत ही कम्युनल वो तरीके से देखा है, जो मैं समझता हूँ कि भारत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए कि यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग, हर रिलीजन के लोग रहते हैं और रहते आ रहे हैं, उसको आप इस चश्मे से नहीं देख सकते कि वो किस कम्युनिटी के हैं। बात यह है कि सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सबका दिल जो है बस सबके दिल में हिंदुस्तान बसता है, उसको उसी तरह से आपको देखना होगा, न कि आपको उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी से आप देखें। तो मैं समझता हूँ कि अगर जब तक ये सरकार ये जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इस नज़रिए से देख रही है कि वहाँ पे कम्युनल पोलराइज करेंगे, तो वो तो मॉडल बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कामयाब नहीं होगा, बल्कि कश्मीर इशू और कम्प्लेक्स हो जाएगा और होता ही चला जा रहा है। तो आप देखिए कि हुकूमत क्या पॉलिसी लेकर आती है। मैं समझता हूँ कि अब तक कोई कदम ऐसा नहीं उठाया गया जिससे हम ये कहें कि कश्मीरियों का दिल जीता जा रहा है, या जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि न गाली से न गोली से कश्मीर का मसला होगा गले लगाने से। तो गाली तो खुद ये दे रहे थे कि भाई वहाँ के लोग एंटी नेशनल हैं, करप्ट हैं और उनको आपने जेल में रखा। गोली तो अब भी चल रही है, आप ये देखें आज की डेट में ड्रोन अटैक हुआ, कहाँ से आया और RDX गिरा करके वो चला गया, अभी हमें पता ही नहीं है कहाँ से आया, कहाँ गया वो और कैसे ये हुआ। दूसरी ये कि गले लगाने वाली बात है तो ये सब आए गुपकार अलायंस के लोग उनसे, लेकिन
बातचीत तो हुई, लेकिन लोगों ने अलग अलग वही डाइवर्जेंट व्यूज़ अपने रखे, और उसमें जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है उनसे कोई बातचीत नहीं की गई, जबकि हमारे पहली लीडरशिप वाजपेयी अडवाणी की उनसे मिल चुकी थी। तो मैं समझता हूँ कि पहले हमारे जो लीडरशिप है उन्होंने एक अच्छी अप्रोच पहले से हमारे सामने रखी है, उन अप्रोचेस को फॉलो करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर इशू जो है वो अभी इसी तरह से हमें हांट करता रहेगा, हमें तकलीफ़ देता रहेगा। सर जैसे आपने कहा कि सेपरेटिस्ट को नहीं इसमें बुलाया गया, तो इसमें एक मुद्दा ये भी उठा बैठक से कुछ पहले कि मतलब जो जम्मू की स्थानीय पार्टियां थी, स्थानीय पार्टियां जो थी जम्मू की, उन्होंने भी ये बात कही कि मतलब सरकार अभी भी जम्मू कश्मीर का जो पूरा वो है, उनकी नज़रों में सिर्फ जो कश्मीर के जो स्थानीय पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं वही मतलब सब कुछ है, हमें किसी को नहीं बुलाया। जम्मू से अगर बुलाया भी तो जो बीजेपी के अपने नेता हैं उन्हें, या सीपीआईएम के नेता हैं उन्हें, हमें किसी को नहीं बुलाया बैठक में। दूसरा जो कश्मीरी पंडित का मुद्दा है, इस बैठक में कोई कश्मीरी पंडित का नेतृत्व करने के लिए नहीं था। तो मतलब इससे क्या एक अलग मैसेज जाएगा कुछ? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठ किया है, और ये बात तो है कि जो आपने कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको तो बुलाया, लेकिन जो ऑफ स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, जो हम कहते हैं कि हुर्रियत या सेपरेटिस्ट, वो कम से कम 20-25 इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। इसी तरह के ग्रुप्स जो हैं वो जम्मू में भी हैं। आपके राजौरी पुंछ में का एरिया अलग है, कठुआ का अलग है, डोडा वगैरह के एरिया में वो भी छोटे लेवल पे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो काम करती हैं, उनको बिल्कुल इन्होंने इग्नोर किया। तो सिर्फ बुलाया उनको जो मेन यानी कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, और दो एक और जो बीजेपी ने खुद क्रिएट की हैं, जैसे अपनी पार्टी जो उन्होंने बनाया, और उसके तो सर जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग, परिसीमन पे भी हमने बात की और उस पर भी, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो चुनाव होंगे और परिसीमन होगा, उससे वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा होगा और सरकार को क्या कुछ फ़ायदा मिलने वाला होगा? ऐसी क्या उम्मीद होगी लोगों के लिए? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, लोगों को कुछ तो उम्मीद होगी, चुनाव है, होगा, उन्हें भी लग रहा होगा कि हमारे यहाँ के नेताओं को केंद्र सरकार बुला रही है, तो कुछ हो सकता है हमें मिले, और सरकार को भी उसमें कुछ ना कुछ अपना बेनिफिट तो नज़र आ ही रहा होगा। देखिए, परिसीमन का जो मेन पर्पस है वो ये कि जो लद्दाख रीजन को जो अलग किया है, यूटी अलग कर दिया, तो वहाँ की जो 4 सीट्स हैं वो कम हो जाती हैं। और जम्मू रीजन की बहुत पहले से डिमांड रही है कि पॉपुलेशन और एरिया को देखते हुए इनका सीट बढ़ना चाहिए जी। तो वो शायद जो 4 सीट्स वहाँ से आ रही हैं वो इनकी सीट्स बढ़ जाएंगी। तो उम्मीद ये है कि अगर ये सीट्स बढ़ती हैं तो जम्मू रीजन में चूँकि एक मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है, तो ये सरकार मानती है कि कुछ हमारे कुछ और हिंदू मेंबर्स जो है बढ़ जाएंगे, खास करके बीजेपी, जहाँ चूँकि बीजेपी का वहाँ डोमिनेशन है। तो ये पर्पस है। दूसरा ये कि कुछ ये 35A को हटाने से वहाँ पे जो पाकिस्तान से जो माइग्रेंट्स आए हैं वो उनको इलेक्शन का बेनिफिट मिलेगा, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और दूसरा ये कि जो इन्होंने SC ST की रिजर्वेशन दी है, तो जाहिर है कि वो लोग इससे मुतासिर होंगे और वो बीजेपी को सराहेंगे और इनको वोट देंगे। तो इसके फ़ायदे जो है, जो बीजेपी रूल्ड सरकार है उसको ये साफ नज़र आ रहा है कि इनकी सीट्स बढ़ जाएंगी। जब इनकी सीट्स बढ़ेंगी तो इनका CM भी हो सकता है। अब दूसरी तरफ हार्ट बर्निंग ये होगी कि अगर कहीं डिलिमिटेशन में कुछ एरियाज़ की बाउंड्रीज ऐसी कर दी गई जहाँ किसी पार्टी को उससे एडवांटेज होता है, जैसे वहाँ पे जो एक्टिव पार्टीज़ हैं वो PDP भी है जम्मू रीजन में, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और पैंथर पार्टी है। तो अब ये देखेंगे तो उस समय जब ये डिलिमिटेशन आएगा तो वो, जैसा मैंने आपको कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशन को कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो बाइंडिंग होगी। तो उसका इनको फ़ायदा मिलेगा कि अब तो आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही जैसे 370 को एब्रोगेट किया तो मेजॉरिटेरियन रूल है तो आप कहीं कुछ नहीं कर सकते, तो उसका इनको फ़ायदा मिल गया। तो
वहाँ पे सरकार को ये फ़ायदा मिलेगा, दूसरी और लोगों को जो पार्टिसिपेट नहीं करते थे उनको फ़ायदा मिलेगा, बल्कि हो सकता है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनमें से कैंडिडेट निकल कर आएंगे, वो भी कंटेस्ट करेंगे, इसलिए कि उनके लोग हैं उसमें। तो जम्मू रीजन में जो दो पॉपुलेशन है वो ये जो पीओके से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, तो वो जाहिर है कि एक उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, तो वो उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो स्पेकुलेट करना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा। हाँ, लेकिन बीजेपी ज़रूर ये अंदाज़ा लगा रही है कि इनकी सीट्स जो है वो इस तरह से बढ़ जाएंगी, तो जाहिर है कि इनके लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। सर, अब जो बात चल रही है विशेष दर्जा और जो राज्य को विशेष जो भी सुविधा बेनिफिट्स मिले हुए थे उसकी, तो अब ये कहा जा रहा है कि 371 जो जैसा आपने भी बताया और कई राज्यों में उसके तहत दिया गए हैं, विशेष दर्जा दिया गया है, 35 से भी कई राज्यों में लागू है। तो अब कश्मीर को उसके तहत देने की बात चली, तो आपको क्या लगता है कि उससे क्या कुछ मिल सकता है? नहीं, मैं समझा नहीं कि मतलब जो अगर 371 के तहत विशेष दर्जा देने की जो बात चल रही है कि 370 ना सही, चलो 371 के तहत दे दिया जाए, ऐसी मांग भी उठी, तो क्या लग रहा है कि उस 371 के तहत क्या कुछ बेनिफिट्स जम्मू कश्मीर को मिल सकते हैं? देखिए 371 के तहत तो एक तो पहली बात हुई कि 35A बहाल हो सकती है। लेकिन वो अगर होता भी है तो वो बहुत लेट हो गया होगा, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो जम्मू एंड कश्मीर का जो एक ख़ास प्रोविज़न रहा है कि वो वहाँ के सिटीज़न हैं और उनको डुअल सिटीज़न इंडिया की भी मिली हुई है, और लेकिन हमें जो है वो सिर्फ इंडिया की सिटीज़नशिप है। अब हम जो 35A हटने से अब हम कश्मीर में भी जा कर के वहाँ पे अपना घर बना सकते हैं, वहाँ बिजनेस फ्रीली कर सकते हैं, लैंड एक्वायर कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। तो इस तरह के बेनिफिट्स की बातें की जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों को एतराज़ ये है कि वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड लैंड है। अगर वो अलाउ कर देंगे तो हिंदुस्तान या दुनिया के और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बहुत ही सीनिक ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो पूरा कब्ज़ा कर सकते हैं, वो एक्वायर कर सकते हैं। और जो लोग नहीं चाहते कि भाई बाहर के लोग आए, और अगर वो आते हैं तो उनके यहाँ एक कल्चरल इन्वेजन भी होगा, तो वो एक डर पैदा है वहाँ पे। और इसी वजह से ये स्पेशल प्रोविज़न बहुत सारे स्टेट्स ने मांगा है और उनको वहाँ पे बहाल किया हो गया है। और ये जो बेनिफिट था ये महाराजा के टाइम से था, जो हटाया गया है, जिसका एतराज़ जो है जम्मू के लोगों ने भी किया है और कश्मीर के भी लोगों ने किया है। वो कोई भी सरकार आती है वो तो वो चाहेंगे कि दोबारा इसको किसी न किसी शक्ल में उसको बहाल किया जाए। सर, अब विधानसभा चुनाव से पे बात हुई हमने कि सरकार को क्या कुछ हो सकता है फ़ायदा, आपने बताया लोगों को, लेकिन एक सवाल जम्मू कश्मीर में जो बना रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, कहीं ना कहीं तो उसके अगर नज़रिए से देखा जाए तो अब जो चुनाव होंगे उसमें लोगों की कितनी भागीदारी होगी, कितनी हो सकती है भागीदारी? अब ये बहुत सारा इस पर डिपेंड करता है कि लोगों में कितना ट्रस्ट है सरकार के ऊपर, कि सरकार जो है वो इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर कराएगी और वहाँ पे किसी भी तरह की रिगिंग नहीं होगी। लोगों को मौका मिलेगा कि वो कैंपेन कर सके। जैसे डीडीसी का इलेक्शन हुआ, लोगों की शिकायत यही थी कि वो लोगों अपनी कंस्टिट्यूंसी में नहीं जा सके, कैंपेन नहीं कर सके। और जो लोग आप देखिए कि अनकंटेस्टेड अगर जो जीत भी गए तो अपनी कंस्टिट्यूंसी में नहीं जा पा रहे थे। तो ये तो इस समय कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये देखने की ज़रूरत होगी कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट क्या आती है और कंस्टिट्यूंसी को किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है। क्या ये कोशिश की गई है कि कहीं से मुस्लिम कैंडिडेट को जिताने की कोशिश है, या हिंदू कैंडिडेट को जिताने की कोशिश है, या कश्मीरी को जिताने की कोशिश है, या डोगरा को जिताने की कोशिश है, या कश्मीरी पंडित को। अगर कम्युनल एंगल से देखा गया तो मैं समझता हूँ लोगों को बहुत एतराज़ होगा, और अगर नॉन कम्युनल एंगल से फ्रीली अगर मौका दिया गया तो ये एक्सेप्टेबल होगा। ये भी हो सकता है जैसे पूरे भारत में होता है कि अगर कहीं मान लीजिए मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और वो आपने SC ST के लिए रिज़र्व कर दिया, जिस तरह से पूरे भारत में होता है। भारत में 90 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो
मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़्यादातर जगहों पे एससी या एसटी के लिए वो रिज़र्व कर दी जाती हैं। तो लोगों को एतराज़ होता है कि देखिए यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट की विनेबिलिटी बनती है, लेकिन आपने चूँकि रिज़र्व कर दिया और मुसलमानों में न एससी है न एसटी है, तो वो उनके कैंडिडेट को फ़ायदा नहीं मिलता। कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी तो हार्ट बर्निंग होगी और लोगों को एतराज़ होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं समझता हूँ लोग बहुत ही खुशी से और बहुत ही वेलकम करेंगे लिमिटेशन कमीशन को, और वो फिर पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो गवर्नमेंट की इंटेंशन बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि साफ़ रहेगी। अगर नहीं रहेगी तो लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो कम होगा। वो लोग समझेंगे कि ये एक आई वॉश फॉर्मेलिटी है। जिस तरह से कि आपने देखा कि नया कश्मीर बनाने के जो वादे किए गए वो एक आई वॉश फॉर्मेलिटी है, या कश्मीरियों को रिहेबिलिटेशन के लिए जो बहुत सारी बातें की गई हैं वो सब तमाम एक खोखले वादे हैं। वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को कश्मीरी और जम्मू के लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो देख रहे हैं कि सेंटर किस तरह से उसको डील कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको भी मालूम है कि जब तक ये एलओसी है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी माना जाता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, लेकिन हम तो कह रहे हैं, लेकिन क्या कश्मीरी भी मान रहे हैं आपको? आप समझ में? तो दोनों तरफ की ये बात बराबर होनी चाहिए कि हम कहते हैं कि आप हमारे हो, लेकिन वो भी तो माने कि हाँ ये हमारा अपना मुल्क है। तो अब ये जो लोग मिले हैं 24 जून को, अब ये तमाम मेन स्ट्रीम के लोग हैं, वो सब कहते हैं कि हम भारत के फेवर में हैं, लेकिन फिर भी जब वो भारतीय हैं उनको आपने इंटरनेशनल क्यों किया? वही पीडीपी और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसके साथ पीडीपी, जिसके साथ यूपीए ने और एनडीए ने दोनों ने अलायंस गवर्नमेंट फॉर्म की, और उनको आपने करप्ट कहा, उनको आपने कहा कि फैमिली बात बढ़ाते हैं, उनको आपने कहा एंटी नेशनल है। तो इस तरह की चीज़ों से जाहिर है कि हार्ट बर्निंग होगी और उससे लोगों में मिसट्रस्ट बना रहेगा। ये सब चीज़ें बातें नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर के मैं समझता हूँ कि दिल जीत पाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है गले लगाने से होगा, और गले लगाने के जो पैरामीटर्स हैं वो मैं समझता हूँ कि लगाना चाहिए। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर पर पूर्व वार्ताकार एमएम अंसारी साहब। उन्होंने बताया कि बैठक का क्या कुछ फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा, आने ये जो प्रोसेस एक शुरू हो रहा है, और उससे क्या बीजेपी को, क्या सरकार को, या क्या राजनीतिक दलों को फ़ायदा होगा, ये सब आपने सुना। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको सबको हमें जानकारी दी। तो और ख़बरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। धन्यवाद।